इंडिया में आज तक जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उसमें वाटर प्रूफिंग सब्जेक्ट नहीं होता। डी-आर्क है या एस्टेक है, रूफ्स इंडिया है, वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट है, जो सेल्स पर्सनल है किसी मैन्युफैक्चरर का, वो किसी क्लाइंट के पास या आर्किटेक्ट के पास या वाटर प्रूफर के पास जाता है तो कहते हैं आजकल नया क्या है, तो कहते हैं पॉलीयूरेथीन लगा लो। पॉलीयूरेथीन इज ए ह्यूज सब्जेक्ट। लोग पीयूडी यूज करते हैं पॉलीयूरेथीन समझ के, क्योंकि वहां जाते हैं रेट के ऊपर कि ये कितना है, 160 रुपए किलो का प्रोडक्ट है, यूज करो, सस्ता है। The simplest way people check it is by ponding it. You put water, you pond it, and when you pond it, it is 6 inches of water, 8 inches of water maybe, and you say, everything is good, it's not leaking, very nice. But he did a calculation and he said that when a drop of rain comes from the sky and when it hits the surface of your roof, it's actually equivalent to 14 meters of water. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्री पॉन्डिंग। तो मैंने देखा है अगर कोई प्री पॉन्डिंग कराता है ना, तो 80 to 85% प्रॉब्लम्स जो कि बाद में आ सकती है, वो वाटर प्रूफिंग कराने से पहले भी सॉल्व हो सकती है। 2008 में हमने जब नेशनल स्टेडियम किया था हॉकी के लिए, उसमें क्या हुआ था कि पानी था बहुत 3-4 मीटर पर और हमको जाना था -14 मीटर्स, तो इट वाज लिटरली सबमर्ज्ड। तो 54 डी वाटरिंग पंप लगातार चलते थे एंड वी डिड वर्क इन द विंटर्स, पीक विंटर्स में जब 0 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर होता था, तो वहाँ बहुत पानी था और कभी कभी एक पाइप में डिवाटरिंग बंद हो रहा है आउट ऑफ 54, तो वहाँ पानी आता। दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। तो वो चैलेंजिंग था इतना कि मुझे खुद वहाँ की काम सुपरवाइज करना था, बिकॉज कॉमनवेल्थ की डेडलाइन थी। प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वाटर प्रूफिंग ही खाली फेल नहीं होती है। मोस्ट ऑफ केसेस में जो मैंने अभी तक देखा है अपने करियर में, वो वाटर प्रूफिंग के रीजंस हैं फेल होने के, वो अदर रीजन ज्यादा होते हैं। अगर हम मार्केट में बात करें ओवरऑल, तो 70% रीजंस होते हैं जो आउटसाइड वाटर प्रूफिंग होती है, 30% में वाटर प्रूफिंग फेल होती है किसी रीजन से। ये ब्रांड जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हो, जैसे हमारी इंडस्ट्री में होती है लाइक डॉक्टर फिक्सेड और एशियन पेंट्स और फॉसरॉक, उसके अंदर वर्सेस एंड एमएसएमई मैन्युफैक्चरर जो कि आपका एसोसिएशन का पार्ट है, so what do you think is the difference between them and how do you think that those people can be useful for experts like you? That problem was lacking was बड़े ब्रांड का जो खाली सेल्स इंजीनियर आता था, and the technical support चाहिए तो हमको मिलता ही नहीं। बट हमारे साथ में क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर आपको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती, आपको हेल्पर्स, लेबर्स, वो सब कुछ मिल जाते हैं, बट स्किल्ड ब्लू कॉलर मैन पावर जो है उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। अगर एक एप्लीकेशन एक्सपर्ट जो कि अपने आप को, अपनी टीम को केपेबल नहीं समझता या नहीं समझता कि वो वेल ट्रेन्ड है उसको यूज करने के लिए, तो हाउ डिफिकल्ट और इजी इज इट टू स्विच टुवर्ड्स मैकेनाइजेशन? For me, mechanization begins over here. First, the thought process has to be there that okay, I want to mechanize. तो नेटवर्किंग, दूसरा काफ़ी कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, सीखने को मिलता है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म में मानता हूँ भाई को, जिसके थ्रू हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जिसके साथ हम लोग ग्रो कर रहे हैं। Thank you for watching Imagine Infra Podcast. वेलकम इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड के डे नंबर 2 पे। आज हम नेशनल वाटरप्रूफर्स कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय वाटरप्रूफर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसमें हम बैठे हैं और हमारे साथ इस एपिसोड में आए हैं आज डे 2 पे। आज फर्स्ट गेस्ट हमारे हैं संदीप चौधरी जी, जो कि प्रेसिडेंट है वाटरप्रूफर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी, एंड इस नेशनल वाटरप्रूफर्स कॉन्फ्रेंस के पीछे के मास्टरमाइंड है। तो वेलकम। थैंक यू। सो संदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये इसके पीछे का क्या आपका आइडिया क्या था ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करवाने का? विषय होता क्या है कि हम इंडिया में आज तक जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हो रही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, उसमें वाटर प्रूफिंग सब्जेक्ट नहीं होता। डी-आर्क है या एस्टेक है, रूफ्स इंडिया है, वर्ल्ड ऑफ कंक्रीट है, वहाँ पे हर चीज, या और इंटीरियर से रिलेटेड जो एग्जीबिशंस और कॉन्फ्रेंसेज हैं, वहाँ पे इंटीरियर पे डिस्कशन होता है, आर्किटेक्चर पे डिस्कशन होता है, डिजाइन पे होता है, कंक्रीट में कोर कंक्रीट टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कशन होता है, लेकिन वाटर प्रूफिंग पे नहीं होता। हाँ, वहाँ पे एग्जिबिटर्स में एशियन, पिडिलाइट और बाकी सब कंपनियां वहाँ पे पार्टिसिपेट करती हैं एज अ एग्जिबिटर, लेकिन उनका इंटरेस्ट इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए नहीं होता। उनका इंटरेस्ट होता है हमारी प्रोडक्ट कैसे बिक जाएं, कि हमारी प्रोडक्ट आर्किटेक्ट को दिख जाएं या और लोगों को दिख जाएं वहाँ पे जो विजिटर्स आ रहे हैं, और ताकि उनको एक टॉप ऑफ द माइंड जो रिकॉल है वो रहे कि भाई मैं एग्जीबिशन में गया था और वहाँ पे मैंने ये प्रोडक्ट देखा। तो उससे क्या होता है कि जब वो कोई
सॉल्यूशन प्रोवाइडर जाता है तो कहता है मैं डॉक्टर फिक्सेट का प्रोडक्ट यूज करवाना चाहता हूँ, क्लाइंट बोलता है। आर्किटेक्ट कहता है मैं फॉस्ट रॉक का करना चाहता हूँ, या वो कहता है कि मैं XYZ किसी कंपनी का करना चाहता हूँ। लेकिन वो प्रोडक्ट की बात करते हैं, वो टेक्नोलॉजी की या सॉल्यूशंस की बात नहीं करते, ना स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो हम 2-3 साल से सोच रहे थे करने के लिए, लेकिन ऑनेस्टली हिम्मत नहीं पड़ती थी कि हम इतना बड़ा इवेंट कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। तो हमने छोटे छोटे इवेंट करे, गुड़गांव में किया, चेन्नई में किया, बैंगलोर में किया, बॉम्बे में किया, मैसूर में किया, जहाँ पे हमने 2 दिन का या 1 दिन का इवेंट किया, जिसमें हमने सेमिनार्स किए डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर। बट इस साल हमने डिसाइड किया 3 महीने पहले कि लेट्स डू इट, कि कभी ना कभी तो करना पड़ेगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री है ये ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री बने, ये अभी तक जो हाईली ऑर्गेनाइज्ड है। और जब तक आप शोकेस नहीं करोगे किसी चीज को तो चलेगा कैसे? जो दिखेगा वही तो बिकेगा। तो वो सोच के हमने इसको प्लान किया था कि हम 30 से 35 स्टॉल्स रखेंगे, बूथ रखेंगे, और अराउंड 200 से 250 जो हम डेलीगेट्स होंगे। कि टारगेट था 250 डेलीगेट का, और सोचा था 220 होंगे तो वी आर लकी। और ऐसे जो स्टॉल्स का था टारगेट रखा था हमने 30-32 का, और सोचा था 25 भी आ गए तो विल बी वेरी हैप्पी। बट ऑनेस्टली now we have 328 people who had registered. Even today around 20 registrations were there for 348, and more than 300 people have attended the conference yesterday, and 250 are here today. We have 36 exhibitors, and we have now 12 sponsors. और सबसे अच्छा ये है कि नौ स्पॉन्सर्स कह रहे हैं कि अगले साल इवेंट करो और हम अभी से तैयार हैं, पैसे ले लो अगले साल के लिए। मैं खुद आपको कह रहा हूँ तो अगले साल के लिए। सो बिकॉज जो आर्किटेक्ट्स आए हैं, कंसल्टेंट्स आए हैं, वो आगे ये कह रहे हैं कि हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, कि वाटर प्रूफिंग इतना बड़ा सब्जेक्ट है। सो ये अवेयरनेस लाना चाहते थे, एंड आई थिंक वी हैव बीन not little successful, we have been very successful in bringing this to the forefront. At least जो लोगों ने 300 लोगों ने अटेंड किया है, एटलीस्ट उनको तो पता है ना कि अब इंडस्ट्री क्या होती है, ये इंडस्ट्री है क्या। एंड ऑल द एग्जिबिटर्स आर हैप्पी क्योंकि उनको भी अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि ये फर्स्ट एग्जीबिशन है इंडिया में जहां सिर्फ वाटर प्रूफिंग कंपनीज हैं, कंस्ट्रक्शन केमिकल मैन्युफैक्चरर कंपनीज हैं जो मटेरियल बनाते हैं। सिर्फ 4 सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं जिन्होंने, जैसे मैंने अपना स्टॉल किया है, ऐसे हम 4 लोग हैं जो सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, बाकी तो सारे के सारे ही मैन्युफैक्चरर्स हैं। बिल्कुल। सो उस हिसाब से आई लाइक व्हाट वी हैव डन एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। Yes, I truly appreciate it. And as they say, it's all a game of perception. कि waterproofing का perception एक बड़ी किसी construction related exhibition में probably 2-4-5 स्टॉल दिखते हैं, तो परसेप्शन भी होती है कि अच्छा ये छोटा सा सब्जेक्ट है, 2-4 ही कंपनियां उसको मोनोपोली रखी हुई है उस सब्जेक्ट की। बट यहाँ पे परसेप्शन चेंज हो जाती है पूरी मार्केट में कि वाटरप्रूफर अपने आप में, मतलब दे आर एडवांस्ड पीपल, दे आर एक्सपर्ट्स, दे आर नॉट जस्ट एनी सर्विस प्रोवाइडर, दे आर नॉट जस्ट एनी पेंटर्स और एनी XYZ, मतलब दे आर ऑल एक्सपर्ट्स। कुछ एक्सपर्टीज लेके आ रहे हैं, और एज ए कंसल्टेंट हम लोग यहाँ पे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। जो हमने इतने लंबे लंबे सेशन, पूरे दिन के 2 दिन के सेशन रखे, दीज आर ऑल वेरी गुड ट्रेनिंग सेशन। होता क्या है कि जो सेल्स पर्सनल है किसी मैन्युफैक्चरर का, वो किसी क्लाइंट के पास या आर्किटेक्ट के पास या वाटरप्रूफर के पास जाता है, तो कहता है आजकल नया क्या है, वो कहता है पॉलीयूरेथीन लगा लो। पॉलीयूरेथीन इज ए ह्यूज सब्जेक्ट। लोग PUD यूज करते हैं पॉलीयूरेथीन समझ के, क्योंकि वहां जाते हैं रेट के ऊपर कि ये कितना है, 160 रुपए किलो का प्रोडक्ट है, यूज करो, सस्ता है। अगर वो सस्ता प्रोडक्ट अच्छा है, तो जो 380 रुपए या 400 या 500 रुपए किलो के प्रोडक्ट आते हैं PU के, वो क्या है? ऐसा तो है नहीं कि जो मैन्युफैक्चरर वो दे रहा है वो प्रोडक्ट बहुत महंगा दे रहा है, नहीं, इट्स ए डिफरेंट टेक्नोलॉजी। तो मार्केट में जो बिकता है वो एक अलग है, वो रेट पे बिकता है। जो अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, एक अच्छा वाटरप्रूफर है या एक अच्छा मैन्युफैक्चरर है, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी पार्ट पे जाता है, वो सेल्स के ऊपर नहीं जाता। वो अपना पैसा उस टेक्नोलॉजी को बेच के कमाता है, ना कि वो वॉल्यूम्स के लिए सेल्स दिखा के कमाता है।
तो नेक्स्ट ईयर का क्या प्रोग्राम? आज अनाउंस करेंगे, अभी मैं इसमें नहीं बोल सकता बिकॉज I'm it's a excited surprise, so to know. we'll announce in another 15-20 minutes. चलो, very good. I'll wait for that announcement. Yeah. Best of luck and very Thank well you. done. Thank you Rishabh. Welcome Rohit भाई. थैंक यू ऋषभ, थैंक यू सो मच। पॉडकास्ट के स्पेशल एपिसोड पे, ये एपिसोड मैंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए स्पेशली डेडिकेट किया है और इस एसोसिएशन के लिए। ऑसम। सो इसके अंदर मेरा पर्पस है कि आप जैसे एक्सपर्ट्स जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर अलग अलग पार्ट्स में एक्सपर्टीज रखते हैं, तो उनकी नॉलेज सब लोग ऑडियंस के साथ शेयर हो सके एंड कुछ टेक अवे लोगों को मिल सके जो भी सुन रहे हैं आपको। सो रोहित भाई, मैं पूछना चाहूंगा, आप 2 दिन निकाल के इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने 2 पूरे दिन डेडिकेट किए हैं, तो इसके पीछे का आपका क्या मोटिवेशन था, क्या रीजन था? एंड जस्ट उससे पहले इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ, आप क्या करते हो, किन लोगों के साथ काम करते हो? Right. So we are architects and interior designers. We are practicing since the past 23 years and working pan-India, making luxury homes, farmhouses, factories, offices, retail, all kind of buildings. जहाँ डिजाइन थोड़ा सा क्रेजी हो जाता है वहाँ मजा आता है, तो जहाँ क्रेजी डिजाइन होता है वहाँ पे क्रेजी सिस्टम्स भी चाहिए होते हैं। एंड वी हैव always wanted to learn about all the related fields. You know, हमारे इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्या होता है कि मैं अगर एक बिल्डिंग बना रहा हूँ तो कॉन्ट्रैक्टर से बुलाया है, यार तू वाटर प्रूफिंग कर देना, राइट? Lot of people I've heard do not even hire structural engineers for designing their buildings. So what we believe in is that when we are focused on design, when we are focused on creating something which is par excellence and different from the world, we need partners to make it possible, right? So I cannot get into a structural design or a MEP design or a waterproofing design so much that I take the whole thing upon myself and ऐसे कि ये मैंने पूरा ही डिजाइन कर सकता हूँ। We need to work with partners, और वो इसीलिए जरूरी हो जाता है कि जब आप कुछ करते हो, when you create something, you would need to know the limits of what you can do. Yes. Right. So if to cut it short, we are here to check कि इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हम अपनी बिल्डिंग में किस लिमिट तक जा सकते हैं। Understood. Right. So if I am making a crazy roof, right, I need to know कि वो क्या properly waterproof भी हो पाएगी, तो I am getting those insights from where, and the idea is to use this knowledge to design better. Okay, so that is the whole purpose why we've come here and trying to pick up from the industry experts. Excellent. I'm sure आपको कुछ ना कुछ नई चीजें मिली होंगी Absolutely, 2 दिन के अंदर। absolutely. So उसके अंदर कोई एक चीज जो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो अभी, जो कि हटके लगी हो? Yes, एक बड़ा पावरफुल कलेक्ट सेशन हुआ था जिसमें this expert was saying that when you do waterproofing, the simplest way people check it is by ponding it. You put water, you pond it, and when you pond it, it is 6 inches of water, 8 inches of water maybe, and you say, everything is good, it's not leaking, very nice. But he did a calculation and he said that when a drop of rain comes from the sky and when it hits the surface of your roof, it's actually equivalent to 14 meters of water. We are not ponding 14 meters of water. Yeah. Because that is the pressure that it comes from. So how do you test materials like that? Yeah. So that gave me an insight that next time when I'm doing a new building, I can discuss this in this manner, that how do you test? Ponding is not the ultimate test. Yes. You do something else as to some other test results are required to say that now this waterproofing will actually work. Yes. Otherwise, I've seen a lot of buildings, waterproofing works for a good 4, 5, 6 years and then it starts failing. Yes. So I think yesterday I got that answer कि क्यों fail होता है, because you are doing the wrong type of testing. You're doing the wrong type of education. 100%. एक चीज जो तो दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट्स जो कि मैं अपने जो ट्रेनिंग सेशन भी जो मैं लेता हूँ फॉर आर्किटेक्ट टीम्स एंड ऑल, तो उसके अंदर एक सीक्रेट ये है जो कि बहुत लोग
only about 7 to 8% of people are doing this at their site, which is an efficient pre-ponding test. Right. So pre-ponding test, जो जैसे आपने ponding की बात करी कि ponding में भी हम लोग को एक लिमिट तक ही पता चल पाता है, बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है प्री-पॉन्डिंग। जो मैंने देखा है, अगर कोई प्री-पॉन्डिंग कराता है ना, तो 80 to 85% प्रॉब्लम्स जो कि बाद में आ सकती है, वो वाटरप्रूफिंग कराने से पहले भी सॉल्व हो सकती है। जो कि वाटरप्रूफिंग की आप कोटिंग करो, मेम्ब्रेन लगाओ, सब कुछ करो, उससे पहले ही आप 80-85% प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे, तो मेम्ब्रेन के ऊपर मतलब उसके कंधे पे बर्डन कम होगा, मेम्ब्रेन का सारी प्रॉब्लम को हैंडल करने का। करेक्ट। सो दैट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग चीज जो कि मैं सबको एजुकेट करता हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग, very interesting. I would love to get more information about this. Yes, I would definitely. So, but आपके एक्सपीरियंस में what are your concerns या what are the places where you get stuck? So there is nothing about getting stuck because we have, like I said, we have never taken this decision on our own. Yeah. We believe there should be experts. There are experts for every region, and you should always connect to an expert. Yeah. So whenever we have a waterproofing issue to be done, we are always talking to some expert or the other who is giving us the right knowledge as per the site condition, as per the requirement, as per the all the parameters of the context and climate and everything. And then they would suggest that let's do this, right? But the biggest fear which any architect would have is कि 4 or 5 years down the line, 6 years down the line, when someday a client calls and says, मेरे यहाँ पे पानी टपक रहा है, you know. So that is what hurts you the most, to say यार ये what else could have been done or what else can be done to make sure that this thing doesn't occur in the first place. There are repairs, there are easy repairs, it's very fast. Nowadays all these injection and everything is like 20 minutes repairs. Yeah. But what if it doesn't happen in the first place? So I realize there is a lot of education which is missing. Yeah. Educating the client, educating the architect, and educating the applicator. In fact, yesterday when I was on the panel discussion, this was the biggest thing that we were all talking about. That someone said that the client wants a Mercedes, but he wants to pay for an Alto. I said it's not like that. His contractor or the civil engineer might have told him, why are you spending for a Mercedes? Yeah. You can get the same waterproofing for an Alto. Yeah. But if the architect educates the client that look, your house or your building is a Mercedes. For this, you'll have to spend a little extra on the right waterproofing system, not the waterproofing, the whole system. It has to be designed well, you know. So if that education is done, no client would want to, leave that aside and pay for an Alto. You would want to pay for the Mercedes. So I think that education, what you were also doing through your training, is something so important. That is what is going to align people to avoid these problems later on. 100%. तो आज से कुछ साल पहले तक ना मैं आर्किटेक्ट्स के साथ नहीं काम करता था, तो आई यूज्ड टू वर्क मोस्टली विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और जब पिछले कुछ साल से आर्किटेक्ट से इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ, पहले ऐसा लगता था कि यार आर्किटेक्ट है, इनको तो वाटरप्रूफिंग तो पता ही होगा, सब कुछ जानते ही होंगे ये तो। बट जब इंटरेक्शन मेरा बढ़ा, कुछ काम किए, तो मेरे को समझ आया कि यार आर्किटेक्ट की टीम्स को भी उतनी ही ट्रेनिंग की जरूरत है जितनी कि गवर्नमेंट के इंजीनियर को जरूरत है। Absolutely. हम लोग एक मिसकंसेप्शन में होते हैं कि यार आर्किटेक्ट है तो वो तो सभी कुछ जानता है। नहीं ऐसा नहीं है। एंड इनफैक्ट आई गिव यू एन एग्जांपल। मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था हमारे फ्रेंड सर्कल में, एंड जस्ट टॉकिंग अबाउट आवर वर्क, एंड आई सेड कि वी डिजाइन बिल्डिंग्स, बंगलोज व्हिच आर अबव 7,000-8,000 square foot. So one of my friend, he stood up and he said, ये स्क्वायर फुट क्या होता है? So for us, what is normal? Actually, it's not that way outside, and it is our responsibility to explain it to everybody that way. So if you might assume that an architect might know, ऐसा नहीं है. I might assume that the client might know, ऐसा नहीं है. We have to tell them in detail, in a proper layman language, that this is what we are talking about, and these are the pros and cons of everything. So I have taken it a very big responsibility on my hands to keep educating my client about everything. In fact, when we say we do luxury homes, I define them that, look, what does luxury mean? So a lot of clients have said, अरे पैसा लगाना है बहुत सारा। तो I said नहीं, luxury means कि आपने एक बार जब पैसा लगा दिया, अब दूसरी बार उसकी मेंटेनेंस ना करनी पड़े। That is luxury. That is your actual luxury, that
it's like when you buy a car, you don't need to get it to the garage every 15 days, every month, every year. Yeah. That is real luxury. Yeah. So that is the same with bungalows or houses or factories or whatever, because you are spending much more in that. Yes. So I'll gift you a book that I've written, which is called Money Generating Buildings. Acha. 2.0. Oh, very nice. So it talks about how the real luxury of it's a money generating building if you're not spending more on it. So you're saving money in one way. Yeah. And then during the process of construction, what all do you take care about? In which waterproofing is a very important system, where you do not spend that kind of money later on. Yeah. So it's a money generating building for you. If you save your time rather than wasting time repairing your building in your business or promoting your growth or marketing or growing in life at large, isn't it saving you money? 100%. आपकी मोटिवेशन भी बढ़ जाएगी, आप काम भी अच्छे से कर Your पाओगे. focus is at the right place rather than being where it should not be. That's very nice to know, and I didn't know that about your book. So congratulations on that. Thank you so much. So we put in all the formulas of All the secrets. all the secrets of what the client should actually do. Yeah. It's like a layman's book for the client, what he should be looking at. So looking at climate, looking at orientation. So for example, if I'm building a rectangular building like this or like this in a plot, looking at the north, south, east, west, just this rotational, same building, same finishes, same everything. You can achieve more than around 13 to 14% saving on energy bills throughout the life of the building. अब मानो कि सिर्फ रोटेशन में अगर 14% बिजली का बिल हर महीने पूरी जिंदगी कम आता है, that is direct saving. Wow. It's more than what you get in your bank interests or FDs. Wow. कैसे कहते हैं ना, मतलब साउथ वॉल बेसिकली सारा एब्जॉर्ब करती है हीट, सो प्रोबब्ली इट्स समथिंग रिलेटेड टू दैट कॉन्सेप्ट. बट साउथ नहीं करती एक्चुअली. साउथ बहुत अच्छा डायरेक्शन होता है. ईस्ट और वेस्ट इज द डेंजरस सॉरी, पार्ट. हाँ, साउथ नहीं. अच्छा, साउथ तो वास्तु के हिसाब से होती है, वेस्ट करती है, वेस्ट सबसे ज्यादा करती है. हाँ. Yes. Absolutely. चलो, it was a very nice discussion, and I'm sure जो भी Thank you viewers so हैं, much. उनको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग Absolutely. सीखने को मिला होगा, and एक आर्किटेक्ट का पॉइंट ऑफ व्यू वाटरप्रूफिंग को रिलेटेड लेके मिला है. So that's very nice of you to lovely spend time with me here. Thank you so much for calling me. It was great. Yes. Thank you. so much. Thank you. So, welcome Anil ji. थैंक यू सो मच. इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट पे ये हमने स्पेशल एपिसोड किया है. इस कॉन्फ्रेंस को डेडिकेट किया हमने और एसोसिएशन को. वेरी So नाइस. I'm happy to have you here. मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि Anil ji is one of the most experienced waterproofers हमारी एसोसिएशन के अंदर. So he's a structural design expert also. He's a civil engineer. So Anil ji, welcome to the podcast. थैंक यू वेरी मच. And थोड़ा सा आप एक बार व्यूअर्स को अपने बारे में एक मिनट आप कुछ बताना चाहेंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड है, कैसे आप इधर आए, क्या आपकी एक्सपीरियंस है? जी ठीक है. एक्चुअली मैं तो इंजीनियरिंग करने के बाद में मास्टर्स करके पीएचडी करने आईआईटी दिल्ली में आ गया, और उसके बाद में फिर हमारे एक कजन थे, उनके साथ में फिर भी थॉट ऑफ स्टार्टिंग समथिंग बिजनेस इन दिस लाइन वाटरप्रूफिंग. वी डिड सम सिविल वर्क आल्सो, बट वाटरप्रूफिंग के बीच में जब इंटरेस्ट लगा इस फील्ड में कि अच्छा है एंड इट रिक्वायर्स सम टेक्निकल इनपुट इनटू दैट. So then I started off slowly, gradually pick up करते रहे, डिफरेंट कंपनी जुड़ती रही और फिर प्रोजेक्ट्स भी मिलते रहे. तो एक अच्छी फील्ड है जिसके अंदर टेक्निकल इनपुट रहे और उसके साथ कोई काम करे तो रिजल्ट अच्छे मिलते हैं विद द सेम कॉस्ट. So that is called value addition basically. If you are an engineer या टेक्नोक्रेट किसी लाइन के भी हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है. प्लस 30 years का आपका एक्सपीरियंस मुझे हो गया है. Since 94 I am doing this. So this no high time कुछ बचा नहीं जो नहीं किया हो. तो अनिल जी, जैसे कोई एक चैलेंजिंग कोई साइट आपके लिए कभी रही हो जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, आपने उसको सॉल्व किया हो, कोई एक आध एग्जांपल? चैलेंजिंग साइट थी जो 2008 में हमने जब नेशनल स्टेडियम किया था हॉकी के लिए. उसमें क्या हुआ था कि पानी था बहुत 3-4 मीटर पे और हमको जाना था -14 मीटर्स. तो इट वाज लिटरली सबमर्ज्ड. तो 54 डी वाटरिंग पंप लगातार चलते थे एंड वी डिड वर्क इन द विंटर्स, पीक विंटर्स में जब 0 डिग्री 2 डिग्री टेम्परेचर होता था तो वहाँ बहुत पानी था. और कभी कभी एक भी डी वाटरिंग बंद होता है आउट ऑफ 54 तो वहाँ पानी आता है. दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज.
तो वो चैलेंजिंग था इतना कि मुझे खुद वहां रह के काम सुपरवाइज करना था, बिकॉज कॉमनवेल्थ की डेडलाइन थी। अच्छा। और चुग साहब थे डीजी उस समय सिक्योरिटी के, हमारे भोपाल के परिचय थे हमारे। तो उन्होंने बोला कि अनिल इसमें पानी नहीं आना चाहिए। दे चेंज द व्यू को ऑल्सो इन माय एडवाइस, और जो कंपनी थी उसने भी सुना, वो भी बहुत बढ़िया लोग थे, तो उन्होंने आइटम चेंज करके फिर काम करवाया। सो ऑन माय एडवाइस दे नो, खुद उन्होंने बोला इनोवेशन बाकी कि अनिल बढ़िया काम हो गया। दैट वाज द चैलेंज जॉब जो मुझे खड़े रह करवाना पड़ा। बाकी टाइम तो बता दिया लोग कर लेते हैं आराम से, बट दे आर यूज्ड टू कम देयर। डी-वाटरिंग करवाई, पर उनके जो आइटम थे उसमें कोटा स्टोन का आइटम स्पेसिफाइड था। सो ऑन माय एडवाइस दे डिड डबल कोटा स्टोन, जिससे कि वो काउंटर प्रेशर कम हो जाए। प्लस फिर हमने इंटीरियर कंपाउंड मिलवाया उसमें, उस समय वही चीजें अवेलेबल थी। प्लस ग्राउंडिंग किया करवाया हमने उसमें प्लेसेस में, डिफरेंट प्लेसेस में ग्राउंडिंग के नोजल्स भी हमने, वी लेफ्ट कवर द नोजल्स इन द आरसीसी टू टेक केयर ऑफ द एनी फ्यूचर लीकेज। विदाउट एनी वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया? यस, 2007-8 में मेम्ब्रेन इतनी पॉपुलर नहीं थी, एपीपी वगैरह थी, वो लोग सबमर्ज कंडीशन में वो काम नहीं करती, तो इसलिए हमने उसी से करते हैं। और वो उनके बीओ में आइटम था भी, तो आई एडेड ऑन टू दैट। दे सेड हमको बिटुमिनस काम नहीं करवाना, बिकॉज दे सफर्ड थोड़ा सा उस साइड पे कई जगह पे बिकॉज ऑफ द वाटर। सो बट सूटेबिलिटी है, जहाँ बिटुमिनस काम होता है वहाँ वो भी होता है, बढ़िया काम करता है। आपकी हमने बहुत प्रोडक्ट यूज किया पहले, फेल्ट वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज गुड, ओनली थिंग एप्लीकेशन शुड बी प्रॉपर, दे आर लाइक द क्रक्स। आपको भी मैं एग्जांपल देता हूँ, लोग सुनार से काम लोहार का कराओगे तो वो दोनों एक दूसरे काम नहीं कर सकते, बारीक काम बारीक करेगा, मोटा काम मोटा करेगा, ऐसा होता है। तो जो समझदारी है वो काम करने में ज्यादा है, बाकी मटेरियल का रोल अपनी जगह है, ड्यूरेबिलिटी में वो मटेरियल प्ले करता है रोल, ऐसा है। बाकी अच्छा है, आपका भी जो है पुरानी कंपनी है काफी, अभी थर्ड जनरेशन आपका भी। थर्ड जनरेशन, मेरे ग्रैंडफादर। और मैंने इसलिए दोनों से डील किया हुआ है, अच्छी बात ये है। दोनों से मैं मिल चुका हूँ और काफी देर बातें होती थी, अच्छा था। ये वाज आल्सो वेरी साउंड, वो टेक्निकली सब बात करके समझा के फिर करते थे काम, पहले समझते थे क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके बाद बात करते थे। हाँ, अच्छी बात थी, उस जमाने में कम लोग थे ऐसे। वो भी ग्रैंडफादर सिविल इंजीनियर ही थे। यस, हाँ, बड़ी इंस्टीट्यूट था, अच्छा उस समय का। नहीं, दैट इज गुड, वो अच्छी बात है, और ऐसे होना भी चाहिए, लाइन का जानकारी होना चाहिए आपको। कोई आपको ऐसा लगता है कोई इंडस्ट्री का ऐसा चैलेंज है वाटरप्रूफिंग से रिलेटेड जो आपको लगता है कि इसको सॉल्व होना बहुत जरूरी है? नहीं, कुछ हद तक आजकल दो चीजें मुझे समझ में आती है। एक तो बेसमेंट्स की डिटेलिंग प्रॉपर नहीं हो रही, जहाँ पे पानी ज्यादा है वहां पर डिटेलिंग ट्रीटमेंट की कैसे करना चाहिए वो लोग नहीं कर पा रहे प्रॉपरली, मिक्स एंड मैच चल रहा है अभी भी, तो वो सिस्टम फेल हो जाते हैं। दूसरा जो है वो कोर कटिंग वाले एरियाज पे लोग ध्यान नहीं देते बिल्कुल, ना बिल्डर्स ना बड़ी बड़ी कंपनीज भी, इवन गवर्नमेंट जो प्रोजेक्ट्स वो भी लोग ध्यान देते नहीं कि कोर कटिंग को कैसे ट्रीट करना चाहिए, और उसके लिए पे करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, काम चाहते हैं उसी स्क्वायर फुट में वो कर दे, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दैट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज। तो एक कोर कटिंग के आपके हिसाब से क्या कोर कट कर दिया, अच्छा करेगा एक कोर कट को प्रॉपरली सील करने में 1000 से 1500 रुपए चाहिए एक्स्ट्रा पर पॉइंट। हाँ, क्योंकि आपको उसको चिप इन करना है, फिर अपॉक्सी लगानी है, फिर उसके आसपास अवेलेबल बार लगे तो वो लगाइए, फिर उसको फिल करिए माइक्रो कंक्रीट से या GP2 से कुछ करके। देन अदर अभी क्या करते हैं, रस्सी भर दिया, ऊपर से कंक्रीट डाल दिया, वो वहां टिका नहीं टिका, बिकॉज वो दोनों चिकने सरफेस हैं, पाइप भी चिकना है और सरफेस भी कोरकट से स्मूथ हो गया, तो दे डोंट बाइंड एनीथिंग ऑन टू दैट, टिकता नहीं कुछ, और बाद में वहीं से दिक्कत आती है। तो वाटरप्रूफिंग वाले को बोलते हैं आपका लीकेज हो रहा है, उसकी गलती है ही नहीं, बिकॉज ही इज नॉट बीन पेड फॉर दैट, आइटम ही नहीं बनाया गया। ये मेजर इशू हमको आता है और ये सबको आता है, पर ओनली थिंग इसको रेज करके और इसको WI में ये होना चाहिए, मस्त पॉइंट उठना चाहिए कि भाई सब लोग उसके बिना करे ही ना, पर पॉइंट चार्ज करो। हाँ, कल भी जो इतने बड़े बड़े लोगों ने बोला देयर इज ओनली 1%, वाटरप्रूफिंग कॉस्ट इज बिल्डिंग बजट का 1% होती है सिर्फ। जैसे वो 400 करोड़ के काम में हमने खाली 4 करोड़ की वाटरप्रूफिंग की थी सिर्फ, बट अगर वो नहीं करते तो 396 करोड़ बेकार था। तो इसलिए उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए और मटेरियल अच्छे यूज करो, बिकॉज ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। बिल्डिंग की बेसमेंट में आप लाइफ टाइम में वापस नहीं आ सकते ना, भाई बिल्डिंग 50-60 साल की आप थोड़ी तोड़ के फिर से बनाओगे तो कॉस्ट विल बी लाइक 10 टाइम्स, उसी में खर्चा कर दो, स्टिच इन टाइम सेव्स 9 वाली बात है, जो कहावत है वो हमेशा सही है।
I'm good. चलो बहुत बढ़िया। आपके साथ कुछ मिनट जो मेरे को स्पेंड किए, आई एम श्योर कि जो भी बंदा देखा है इस कम्युनिटी से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सारे हमारे व्यूअर्स हैं, हाँ बिल्कुल, they should. सीखने को जरूर मिला होगा। Obviously. के साथ बात करके, and he is also a PhD, Yes. डॉक्टर IIT. IIT। किस चीज में आपने PhD? मेरा कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट का कंस्ट्रक्शन। तो उसके अंदर क्या थीसिस, किस चीज पे थीसिस रही? थीसिस मेरी थी एक्चुअली मैनेजर्स को का हमने रिव्यू किया था पूरा, गवर्नमेंट सेक्टर पब्लिक सेक्टर का पूरा रिव्यू करके वेरीफाई किया था कि किस में वैल्यू सिस्टम की क्या क्या पॉइंट्स हैं, कैसे होता है, उसके ऊपर मैनेजमेंट का ओरिएंटेशन था। बट मेरा वो एक यूनिट स्पेसिफिक उस पर मैंने एम्फेसिस किया था कि दोनों के वर्क कल्चर में फर्क क्यों है और क्या है। तो अच्छी फाइंडिंग्स थी उसकी, तो दैट वाज गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था। बट ये है भी, आप भी जो काम कर रहे हो, आपका भी जो चल रहा है, अच्छी कंपनी है और करते रहिए काम, बढ़िया। सब लोग मिलजुल के काम कर पाते हैं, हर कंपनी का अपना, हर चीज का अपना इम्पोर्टेंस है। एक एक्सपर्टीज है, कोई 10 चीज बनाता है, अगर वो उसमें से एक चीज अच्छी बनती है उसकी, तो उससे उसका नाम हो जाता है। चलो गुड, नाइस मीटिंग, थैंक यू सो मच। सैयद जी, वेलकम टू इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। थैंक यू। ये हमारा स्पेशल एपिसोड इस वाटरप्रूफिंग कॉन्फ्रेंस के लिए है। यस। इससे पहले हमारे 5 एपिसोड हो चुके हैं जिसके अंदर हमने अलग अलग एक्सपर्ट्स को बुला के डिटेल में उनकी एक्सपर्टीज को समझा है। तो इधर में आप आए हैं टाइम निकाल के, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आपसे कुछ मिनट में मैं चाहूंगा कि मतलब जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ ऐसा कुछ सीखने को मिले आपके एक्सपीरियंस से, बिकॉज आपका 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर। सो उसी से कुछ इनको टेक अवे मिले जो भी बता हमारे एपिसोड देख रहा है। तो सैयद जी, आप थोड़ा सा बताएंगे कि आपका क्या बैकग्राउंड है, कैसे आप इस इंडस्ट्री में आए और अभी क्या क्या कर रहे हैं? एक्चुअली मैं सिविल इंजीनियर हूँ प्रोफेशनली। तो मैंने 94 में सिविल इंजीनियरिंग करी थी। उसके बाद डिफरेंट कैपेसिटीज में मल्टीनेशनल, नेशनल टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस में काम किया। बाकी ये है कि अभी रिसेंटली अपने एक हमारा फ्रेंड की कंपनी है, उसका नाम है सिद्धिका कोटिंग्स के नाम से, तो उसके साथ मैं एसोसिएटेड हूँ। उसकी एक सब्सिडी कंपनी है SCL कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसके अंदर हम वाटरप्रूफिंग और ऐसे ऐसे चैलेंजेस जो अपने क्लाइंट्स के चैलेंजेस बन जाते हैं, बिकॉज मार्केट में उसके लिए प्रॉब्लम है, कोई इसको ओनर नहीं करता है उसका। जैसे वाटरप्रूफिंग्स हैं, एक्सपेंशन जॉइंट्स हैं, क्रैक्स हैं या वाटर मैनेजमेंट है, तो इन सब चीजों के लिए हम उनको एक सिंगल रूफ सॉल्यूशन दे रहे हैं। उसमें हम लोग ने काफी, क्योंकि मेरे पास काफी एक्सपीरियंस है सिविल का प्लस मल्टीपल सर्विसेज का, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टडी करते हैं प्रोजेक्ट को जाके। प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि वाटरप्रूफिंग ही खाली फेल नहीं होती है। मोस्ट ऑफ केसेस में जो मैंने अभी तक देखा है अपने करियर में, वो वाटरप्रूफिंग के रीजंस हैं फेल होने के, वो अदर रीजन ज्यादा होते हैं। अगर हम मार्केट में बात करें ओवरऑल, तो 70% रीजंस होते हैं जो आउटसाइड वाटरप्रूफिंग होती है, 30% में वाटरप्रूफिंग फेल होती है किसी रीजन से। तो 70% क्या रीजन है, वो एक्चुअली उस पर कोई बात नहीं करता है। तो मोस्ट ऑफ केसेस में हम बात कर रहे हैं कि वाटरप्रूफिंग फेल हो गई, क्रैक्स आ गए, ये आ गया। मेन बात है कि आपका वाटर मैनेजमेंट नहीं है। मार्केट में जैसे स्ट्रक्चर कंसल्टेंट है, प्लम्बिंग कंसल्टेंट्स हैं, HVAC, तो प्लम्बिंग कंसल्टेंट जो है वो रूफ को किस तरह डिजाइन कर रहा है, क्या वो रूफ सर्विसेज के लिए कैटर करने के लिए तैयार है, इस पे कोई बात नहीं करता है। क्योंकि आपको डे 1 में क्लियर होना चाहिए कि आपकी जो टेरिस है, मोस्ट ऑफ केसेस में आप देखेंगे टेरिस फेल होता है। वाटरप्रूफिंग में अगर आप देखें तो 90% में बेसमेंट और टेरिस, ये दो एक पेन पॉइंट्स है। अगर हम बात करें तो इसमें आप देखिए, टेरिस को जब डिजाइन किया जाता है तो उसको कोई यूजेज के लिए हिसाब से डिजाइन नहीं किया जाता, उसको किया जाता है एज ए टेरिस कि हमारा लास्ट फ्लोर है और वो नीट एंड क्लीन रहेगा। अब आप कोई भी वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट ले लीजिए, आप करने के बाद जब वाटरप्रूफिंग एजेंसी चला जाती है, फिर वो वहाँ पर सर्विसेज वाले जो है कंसल्टेंट का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, प्लम्बिंग कंसल्टेंट, तो क्या होता है वहाँ पर कूलिंग टॉवर्स आ जाते हैं, वहाँ पर एचयूज आ जाते हैं, डक्टिंग आ जाती है। तो क्या वो स्टेप कभी डिजाइन की गई थी, इस पे क्वेश्चन मार्क है मेजरली। तो उसके लिए क्या है कि मेरा कहना है कि हम लोग जब डिजाइन स्टेज में हैं तो इस चीज को कंसीडर करें और उसको ये मान लें कि कंसीडरिंग, क्योंकि बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस पर्पस में माइट भी एयर कंडीशनिंग कम रही तो क्लाइंट विल इंक्रीज द 2-3 मशीन्स। अब वो मशीन कहाँ रखी जाएगी, टेरिस पे। तो उसके लिए हमारे पास कोई ना कोई प्लेटफॉर्म्स हम पहले से प्लान करके रखें, सो दैट वाटरप्रूफिंग पे डायरेक्टली कोई चीज रेस्ट ना करे, उसे पंचर ना करे।
इसके अलावा जो दूसरा इशू है कि हमारे उसमें कोई भी वाटर प्रूफिंग को लेकर नो हाउ एक्सप्लेन नहीं करता है। एक अगर देखें कॉमन मैन को, ना तो क्लाइंट को पता है ना ही क्लाइंट तो चलो ठीक है इनोसेंट है। अगर हम बात करें हमारे जो इंजीनियर्स हैं, इनफैक्ट वो भी बहुत अवेयर नहीं है कि उसकी क्या प्रोसीजर है और उसको क्या देखना चाहिए। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल आपको मैं दूं कि प्लम्बिंग के अंदर अगर जो ऊपर रूफ में रेन वाटर प्लानिंग होती है तो उसमें कम से कम 1000 स्क्वायर फीट वन ड्रेनेज ऑफ 6 इंचेस शुड बी देयर। तो अगर आपका पानी वहां पर स्टेग्नेशन करता है फॉर 2 घंटे 3 आवर्स, तो वो 2 to 3 आवर्स में विल क्रिएट ए प्रॉब्लम बिकॉज इट विल एंटर फ्रॉम द पैरापेट वॉल। तो आपने वाटर प्रूफिंग फेल नहीं हुई है, बट वाटर एंटर इन द एनी हाउ, क्लाइंट तो ये कह रहा है मेरा वाटर प्रूफ फेल हुई है, तो ही डज नॉट नो ना। तो जब एक, अब इसके लिए किसकी गलती है? आइदर वी हैव टू टेक केयर ऑफ ड्रेनेज। अब ड्रेनेज और वाटर प्रूफिंग एप्लीकेटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वाटर प्रूफिंग मैन्युफैक्चरर इज आल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल। तो ये अवेयरनेस हमें एज ए होलिस्टिकली सारे मार्केट में जितने आर्केड्स हैं, जैसे तो अगर हम देखें आर्केड्स आर वेरी fussy about the tiles, finishes, paints, but he least bother about the waterproofing. Similar case, all structure consultant, they very much bother about the steel, cement, ratio, whatever, but they are least bother about the waterproofing. So actually मैं तो ये कहूँगा कि waterproofing is a yatim, nobody own, but it is very difficult. In later part, it will create a lot of problem. So you will search how it is possible, how this failed, and the applicator is wrong, the product is wrong, we have selected wrong product. No, this is not the way. Actually, product is right, application is might be right, but the problem is somewhere else. तो मेरा यही कहना है कि लोगों को इसके मामले में जागरूकता करनी पड़ेगी, और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जो एसोसिएशन ऑफ वाटर प्रूफिंग एसोसिएशन ने टेकअप किया है, और इसको हमें मास लेवल पे लेके जाना चाहिए और इसके सेशंस होने चाहिए। और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पॉडकास्ट से, हम प्रॉब्लम को एटलीस्ट डिस्कस कर पाएंगे। माइट भी आज की डेट में सब कुछ ऑनलाइन है, तो मोस्टली ये हो सकता है आपके 20,000 लोगों के पास जाए, वो 20,000 लोग अगले 20,000 को फॉरवर्ड करें। तो क्या है ना, हमें ये कॉन्शियसनेस बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए आई एम थैंकफुल टू यू आर डूइंग गुड जॉब। थैंक यू सो मच सैयद भाई सेशन पे आने के लिए और अपनी एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। आई एम श्योर कि बंदों को कुछ ना कुछ, जो भी व्यूअर है उसको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वेलकम राजेश भाई, हाय इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट पे इस स्पेशल एपिसोड पे। यस, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, राजेश भाई इस वाटरप्रूफिंग एसोसिएशन के साउथ चैप्टर के सेक्रेटरी हैं। सो ही इज द कोर बेसिकली, जिनकी वजह से ये साउथ चैप्टर इतना ग्रो हुआ है इस एसोसिएशन का। साउथ चैप्टर आज की डेट में नॉर्थ चैप्टर जहां से स्टार्ट हुई थी एसोसिएशन, उसको भी टेक ओवर कर लिया है, एंड इट्स डूइंग वेरी ग्रेट। एंड द क्वालिटी ऑफ पीपल जो साउथ चैप्टर वाटरप्रूफर्स एसोसिएशन में, दे आर वेरी वेरी एक्सीलेंट पीपल। सब लोग अपनी फील्ड में बहुत माहिर हैं, एंड राजेश भाई अपनी फील्ड में इज वन ऑफ द बेस्ट। He's come down from Bangalore specially, so he's got a great smile. So I'm so happy to have him here on this podcast episode. So Rajesh bhai, I wanted to ask you कि आपका क्या motivation है इस conference पे इतनी दूर से आने के लिए, इसको organize करने में और इसके पीछे इतने efforts लगाने के लिए? See, when I started with the WI, it was almost 2020 May, and it was a high lockdown period. So क्या हुआ, हम लोगों ने, मुझे एक ये मिला WI का मीन्स कनेक्शंस मिला, मेरा नॉट कॉलीग, इट इज फ्रॉम माय earlier association with the AWCK. It's called Association of Waterproofing Contractors Karnataka, AW. I'm one of the founder member for that. So उन्होंने बताया, because we were closing that, there was a lot of differences between Karnataka का, एक दूसरे से ये नहीं हो रहा था। So मुझे और एक एसोसिएशन के लिए करना था, because I want to contribute to the fraternity of waterproofing. So finally संदीप जी का नंबर मिला, he was the president, I think. At that time, I think 22 members were there all over India in Waterproofers Association of India. So मैंने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया कि yes, you can join. So मेरा कैलिबर देखे उन्होंने बताया, यार you have to become a what is that, EC member. So when EC member बनने के बाद मार्च 2021 में हम लोगों ने गोवा में EC मीटिंग रखा WI. So at that time, I think I joined
WI. At that time, I think May 2020, I joined as a 24th or 25th member and second member of South. There was no chapter at all from South India. I am telling you, from South India. Total 5 states it's coming: Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, Telangana, and this one Kerala. So finally हम लोगों ने क्या किया, फिर मिला, सबसे मिला, संदीप जी से मिला, दीक्षित जी से मिला, उसके बाद में अपना कौन है मिस्टर ये कुंजन पोपट, उन लोगों से मिलने के बाद मुझे लगा यार कुछ तो करेंगे ये लोग, because I had this one, what is that, belief in that yes, they want to do something, so I want to add as a member, initially member only, then they made us as a EC, and I started gathering the people of old जो मेरा colleagues थे इसमें AWC के, उनको बताया कि यार join हो जाओ, this is good one. उन्होंने बताया यार next ये नहीं होना चाहिए, कर्नाटक एसोसिएशन, it was a failure actually. चलो यार चालू कर दिया, and we started gathering the people, make the meeting. उसके बाद में हम लोग ने आज today it was almost we started the first chapter in India. It was in 2021 no 22 April. Okay. First chapter launch हुआ. And for your information ना, उस दिन हम लोगों ने 97 आदमी को गैदर किया, 97. Out of that, 40 become a member on the ये only, means event only. It was a hardly 4 hours event, and everybody from the national they have joined us. And at that day, on that day, we gather almost 40 persons. And एक ऐड करते, फिर उन्होंने help किया, गौरेडी आ गए. And I become a first secretary. Mr. Mr. Rangaswamy, Ravi Rangaswamy. He became a president. I became secretary. Then Gauredi nahi the. Next, Mr. क्या नाम उनका? Mr. Satya Prakash. He has become a treasurer. वहाँ से 1 साल हुआ, फिर election हुआ. That's a history. आज हम लोग 78 members हैं. Tamil Nadu, Kerala, Hyderabad, Karnataka. Yes. 78 all experts in what they do. All experts, yes, sir. All having more than 10 plus years of experience in waterproofing. Yes. Yes. Excellent. That is the story of how I become a WI member and gather the person actually. Excellent. You are one of the driving forces of the growing association. Yeah. That is. So, आपसे राजेश भाई मैं पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसी चीज जो आपने इस आज के पूरे दिन के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपने कोई एक नई चीज सीखी हो, या कोई एक नई चीज आपको आज मिली हो यहाँ पे आके? नई चीज 2 सीखा मैंने आज, जो मैंने एज ए चेयर किया था, सेशन चेयर था मेरा, सेकंड सेशन चेयर बाय राजेश प्रभु जी. मुझे बताया गया कि संदीप जी ने बताया यार यू हैव टू चेयर सम सेशन, सो आई टोल्ड हिम यस आई. जो 2 लोग आए थे, मिस्टर भट्टाचार्य एंड मिस्टर ये किडम्बी करके, उनका जो ये था, आई हैव नेवर लर्न, बिकॉज उनका जो फोमिंग, लिक्विड अप्लाइड फोम एंड एक्सटर्नल कोटिंग, इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बिकॉज आई एम इनटू पेंटिंग, आई एम इनटू कंस्ट्रक्शन लाइन, आई एम इनटू दैट रिफ्रैक्टिव ब्रिकलाइनिंग वगैरह हम लोग सीमेंट क्लीनिंग के लिए करते हैं, तो उसका ये देखने का, दिस इज अ न्यू वन एंड इट इज अ न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडिया. We have to go for the new technologies, sir. Then only you can survive, and you have to adapt to yourself. Otherwise, it is very difficult that अगर आप लोग नए technologies को adopt नहीं करेंगे, you will be ruined out. You know how the Kodak, Nokia, कैसा गया? Because they have not adopted the new technologies. You have to adopt the new technology, and you have to use their technologies by getting into with their system. Yes, yes. ये 2 चीज आज मैंने देखा. And it's a great pleasure that I was chairing that session actually. That was a great honor for me. Thank you. Very nice, very nice. So, एक मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे इस एसोसिएशन में बहुत सारे MSME मैन्युफैक्चरर्स हैं. So, as an application expert, what do you think कि एक बड़े ब्रांड जो कि ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हो, जैसे हमारी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम लाइक डॉक्टर फिक्सेड और एशियन पेंट्स और फॉसरॉक, उसके अंदर वर्सेस एन एमएसएमई मैन्युफैक्चरर जो कि आपका एसोसिएशन का पार्ट है. So what do you think is the difference between them, and how do you think that those people can be useful for experts like you? Yes, sir. कि आप सेम प्लेटफॉर्म पे एक सेम एसोसिएशन के मेंबर्स हैं. Yes, sir. Yeah. Coming to the point, very good point, very good question. See, I was a distributor for Sika. It is one of the biggest brand in the world actually. Okay. Initially हमको जैसा हम लोगों ने अगर उनका मटेरियल ये कर दिया, कहीं भी सजेस्ट कर दिया और एडवाइस कर दिया, और हमने जो हमारा क्लाइंट है, मेरा क्लाइंट, आई एम डूइंग मच विद द बिग इंडस्ट्रीज लाइक टोयोटा,
Ultratech Cements, name the few, means Bosch and ITPL, that is Capital from Singapore. इनके साथ में मैं डील करता हूँ, तो मुझे उनके साथ में जब करते वक्त ना बड़े ब्रांड को लेके जाना जरूरी था कई जगह पर, बट प्रॉब्लम वाज लैकिंग वाज बड़े ब्रांड का जो खाली सेल्स इंजीनियर आता था, when the technical support चाहिए तो हमको मिलता ही नहीं. I'm very clear on that. Even on now big brands like I'm talking about MNCs, Sika हो गया या BSF हो गया, उनके बड़े लोग कहीं भी हमको सपोर्ट नहीं, बट MSME जैसा हमारा एसोसिएट मेंबर्स है, लाग्रीन है, SPC, उनका MD लेवल का आदमी आके साइट पे आके हमको हेल्प करता है, एंड ऑल द टेक्निकल सपोर्ट्स, ऑल द ये क्या बोलते साइट सपोर्ट्स, देन द सेल्स फोर्स, देन द प्राइसिंग, हम लोग डायरेक्टली MD से बात कर सकते हैं. आई डोंट वांट सीकास MD से बात करना मुझे जरूरत नहीं, बट इंडिया हेड की जरूरत नहीं है, पर उसका जो नीचे का लेवल का भी हमको मिलता नहीं था, बिकॉज इट्स नॉट एक्सेसिबल, वेरी डिफिकल्ट फॉर जो बड़े ब्रांड का, जो हम लोगों को टेक्निकल एक्सपर्ट्स का एक्सेसिबिलिटी इतना खराब था, तो हमको MSME के साथ में हमको इतना लगा, एंड दे आर ऑल MSMEs, नाम के लिए MSMEs है, but they are all 30 years plus experience in these big brands. They started their own. Yes. इसके लिए इतना अच्छा लगता था कि हमको डायरेक्टली इनका सपोर्ट मिलता था, and we could have completed big projects with big giants like Toyota. Yes, that is my experience. So we must always concentrate on MSMEs, those who are accessible to us. Yes. This is my point. Yes. You got my point. I totally understand, and that me myself being an MSME manufacturer, Yes. so See, I can contact you directly. yes. अगर कुछ भी जरूरत है या कोई प्रॉब्लम में फेलियर्स आ गया, यू विल कम टू द साइट यार. सीका का या BSF का आदमी हमारे पास नहीं आएगा. इवन सेन गोबेन अभी नया आ रहा है, सबको टेक ओवर कर रहा है, उसका सपोर्ट मिलेगा हमको? नहीं मिलेगा. सब उसका क्या करेगा? सेल्स फोर्स आएगा आपके पास. आई नीड अ टेक्निकल सपोर्ट व्हिच कैन सॉल्व द इश्यूज एट माय साइट. That is the difference कि मतलब जो सेल्स इंजीनियर है वो कल को जॉब चेंज हो गई तो फिर आपको दोबारा नए सिरे से आपको सारा रिलेशन बनाना है. नया बंदा है और उतना साउंड है नहीं है जो पहले वाला था, but at least when you know that you're connected with the MD level, so you know that the MD will always be there for your own, Be there for us. yes, As an MSME, I'm also MSME connected heart to heart basically. Hard to. And as an associate member, you can any time you can contact you. यार कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप आएंगे मेरे पीछे खड़ा रहेंगे. Yes, he has supported me. I have to support. That's called give and take policy. That's all. Very nice. Thank you राजीव भाई मेरे इस एपिसोड पे आके अपने वैल्यूएबल इनपुट्स देने के लिए. Thank you, sir. I'm sure Thank you, बहुत सारे Rishabh. एप्लीकेटर्स को और मैन्युफैक्चरर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कॉन्वर्सेशन से कि why and how a manufacturer should support an applicator, and how an applicator, why does an applicator feel more comfortable with a manufacturer who's part of the association. So Thank you. so much. Thanks आपने अपने को एक मौका दिया यहाँ. दिल्ली में आने के बाद आपसे मिलने रहा था, और मुझे इस YouTube चैनल में आपका जो चैनल है उसमें आना जरूरी था. इसके लिए थैंक यू फॉर दैट. हमको चांस दिया आपने. थैंक यू सर. Yes, sir. वेलकम अनुराग भाई. Thank you so much. वेलकम टू इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट. ये हमने स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड किया है इस कॉन्फ्रेंस के लिए और पूरी ये एसोसिएशन के लिए डेडिकेटेड है ये एपिसोड पूरा. सो मेरे व्यूअर्स ने बेसिकली पिछले अभी तक 5-6 एपिसोड्स आ चुके हैं, तो उसके अंदर उन्होंने वाटर प्रूफिंग के भी एक्सपर्ट्स के एक्सपीरियंसेस सुने हैं, इंसुलेशन के सुना है, उन्होंने रोड इंडस्ट्री के बारे में सुना है, एंड टुडे इट्स ऑल अबाउट वाटर प्रूफिंग एंड एवरीबडी शेयरिंग देयर ओन एक्सपर्टीज. जो सारे एक्सपर्ट्स एसोसिएशन का पार्ट है और यहाँ पे आए हैं. सो अनुराग जी इज अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एसोसिएशन. ये बहुत सारे जितने भी एप्लीकेशन एक्सपर्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, सबके साथ ये किसी ना किसी लेवल पे जुड़े हुए हैं. तो मैं आई विल ask him to introduce himself, exactly what he does and how he contributes to the community. So, Rishabh, first of all, thank you so much. Like Rishabh said, my name is Anurag Dhingra, and my company Alpha Equipments, we are in the field of supplying equipments to waterproofing contractors. So, आज जो एग्जीबिशन है इसके अंदर जितने भी लोग घूम रहे हैं, लिटरली 99% कस्टमर जो है वो मेरे कस्टमर या मेरे टारगेट कस्टमर है. सो मेरे लिए तो वैसे भी ये एग्जीबिशन के अंदर पार्टिसिपेट करना जो था, इट वाज अ नो विनर. WAI ग्रुप जो है उसके अंदर भी, एज फार एज आई नो, आई एम द ओनली इक्विपमेंट सप्लायर इन द होल ग्रुप. So I've been telling people of the example that
somebody from Bangalore will say, okay, who's dealing in this equipment? And another person from Pune will say, go and talk to Anurag Dhingra. So for me, actually, it's a very good platform to BWI. And in my 15-20 years of career that I've been associated with waterproofing contractors, this probably is the first time that I've seen so many applicators and so many people from the same community under one roof. I've attended a lot of exhibitions and a lot of other seminars and all that stuff, but this is probably the biggest that I've seen so far. And the overall feedback and overall response has been phenomenal. Excellent. So, Anurag bhai, I would like कि आपकी जो आप काम करते हो, basically you are selling equipments, you are providing equipments. So, what problem do your equipment solve जो कि exist करते हैं इस industry के अंदर? तो उसके अंदर what role do your equipments play? See, personally, I am a big advocate for mechanization. And I've been doing that for almost 20 years now. I've been telling people to mechanize. And because eventually what is happening is, although people say that the labor cost has gone up, but still our labor cost in India is far less than what it is in European and American countries. हम उनके साथ तो compare भी नहीं कर सकते, हमारा कुछ वो नहीं है. बट हमारे साथ में क्या हो रहा है कि इंडिया के अंदर आपको स्किल्ड मैन पावर नहीं मिलती, आपको हेल्पर्स, लेबर्स, वो सब कुछ मिल जाते हैं, बट स्किल्ड ब्लू कॉलर मैन पावर जो है उसकी बहुत ज्यादा शॉर्टेज है. और मैकेनाइजेशन करने का जो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आप जो स्किल्ड मैन पावर जो अवेलेबल है उसकी प्रोडक्टिविटी को आप इंक्रीज करो, उसका क्वालिटी को आप इंक्रीज करो, सो दैट आपका प्रोजेक्ट क्वालिटीज जो है वो इम्प्रूव हो. ओवर द इयर्स, personally, like I said, I've been in this industry for 20 years now. We've come a long way. But there's still so much of scope where we are still lagging, or where we still need to actually focus more on how to get things done. आज की डेट में भी probably जितने WI के इसके अंदर ये है, इसमें से around 20-25% ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे जिनको मैं एज अ एक्टिव यूजर ऑफ मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट समझता हूँ. 75% अभी भी बल्क ऑफ द वर्क दे स्टिल डू इट मैनुअली. सो द स्कोप इज ट्रेमेंडस, यू कैन सी. सो जैसे अगर कोई एक एप्लीकेशन एजेंसी है जिसने कभी भी एक मशीन यूज नहीं करी, जिसको कन्वेंशनली ब्रश से कोटिंग करना या रोलर से कोटिंग करने की आदत है, तो उसको मैकेनाइज करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए आप क्या एफर्ट करते हो? एंड हाउ डू यू थिंक, लाइक अगर एक एप्लीकेशन एक्सपर्ट जो कि अपने आप को, अपनी टीम को केपेबल नहीं समझता या नहीं समझता कि वो वेल ट्रेन्ड है उसको यूज करने के लिए, so how difficult or easy is it to switch them towards mechanization? See, for me, mechanization begins over here. First, the thought process has to be there that okay, I want to mechanize. आपको अल्टीमेटली जो मशीन है ना वो यूज आपके एप्लीकेटर्स ने करने है या वर्कर्स ने काम करना है, लेकिन जो पुश है वो आपकी तरफ से आएगा एज अ कॉन्ट्रैक्टर. यू हैव टू पुश हिम दैट ओके, दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन. सो द फर्स्ट प्रोसेस, द फर्स्ट वेरी बिग स्टेप इज the thought process has to be clear that okay, I want to mechanize. Once you do that, and then you let us know. So हमारे पास में क्या होता है, you let us know okay, I'm using particular product or particular chemistry and all that. So once you let us know, हम फिर आपके लिए shortlist करते हैं, okay, this is the right equipment for you. We'll do a demo for you to showcase that okay, this is how it is going to work and whether it will work for you, so that both you and your team can see that okay, will it work in your scenario or not. So once that is done and you are ready to buy the equipment and you have bought the equipment from us, then the next phase comes where we start doing the hands-on training for the team. We tell them how the machine is going to be operated, how you're going to clean it, how you do the troubleshooting and all that stuff. और उसको खत्म होने के बाद में the last step is कि आपको ये वाला जो है प्रोसेस जो है, आपको टीम को जो है आपको सिलेक्ट करते रहना है, आगे उसको पुश करते रहना है कि ओके कि आपको आगे ये काम जो है अब हम इसको मैकेनाइज वे में करेंगे. सो तो थॉट प्रोसेस शुरू होगा तभी वो टीम तक जाएगा. अगर थॉट प्रोसेस नहीं आएगा तो कोई भी वर्कर या कोई भी वो है वो उसको नहीं आएगा, वो तो ही इज हैप्पी द वे ही इज डूइंग इट. अगर उसको प्रेशर ही कंफर्टेबल है, बड़ा ह्यूमन नेचर है, मैं जिस चीज में कंफर्टेबल हूँ मैं उससे बाहर निकलने की क्यों कोशिश करूंगा. तो उनके लिए तो बहुत आसान है, उन्होंने तो अगर आपको ब्रश से काम करना है उनको बड़ा अच्छा लगता है मेरे को ब्रश से काम करना. तो ये वाला जो थॉट प्रोसेस है ये
it has to go from top to bottom. Understood. So, do applicators incentivize their team to switch? क्योंकि जैसे आपने बताया कि अब जो कोई वर्कर क्लास है बेसिकली, तो उसको वो अपने कंफर्ट जोन में है और उसके लिए मतलब बहुत एक स्ट्रेच है कि यार मेरे को जो चीज आती है पूरी जिंदगी करी है, मैं क्यों उसको करूं? तो क्या वो उनको किसी तरीके से इंसेंटिवाइज करते हैं कि आप इस पे करो, अदरवाइज कैसे रिटेन करते हैं उन लोगों को जो कि इनके लिए कंफर्ट जोन के बाहर जाना है? ये एक तो रिटेंशन जो है ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमने बहुत बारी देखा हुआ है कि ऑपरेटर्स जो सीख जाते हैं या जिनको अच्छी तरह से ऑपरेट करना आ जाता है, वो ऑब्वियसली दे गो अप टू नेक्स्ट लेवल एंड दे वांट कि भाई हमारे को उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो एक तो वो होता ही है। तो नॉर्मली ये है कि हमने ये देखा हुआ है कि मार्केट में जो अच्छे ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं, दे कमांड अ प्रीमियम ओवर दी अदर पीपल। ये नॉर्मल है, इसके अंदर वो नहीं है। टीम रिटेंशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत जरूरी भी है मैकेनाइजेशन में, क्योंकि अगर आपके मशीन जो है, दिस इज एज गुड एज अ कार इज एज गुड एज अ ड्राइवर, अ मशीन इज एज गुड एज द ऑपरेटर। ये फुल स्टॉप, दिस इज अ बॉटम लाइन। अगर आपका ऑपरेटर नहीं अच्छा होगा तो आपकी मशीन की प्रोडक्टिविटी के अंदर कोई वो नहीं है। तो ओवर द इयर्स हमने ये देखा हुआ है कि अच्छी ऑपरेटर्स जो है उनकी फिर वापस शॉर्टेज हो जाती है। अभी मैंने आपको बोला कि इंडिया के अंदर मैकेनाइजेशन बहुत कम लेवल पे है। इतने कम लेवल पे होने के बावजूद भी ऑपरेटर्स जो है उसकी शॉर्टेज। ऑपरेटर्स को ट्रेनिंग करते रहना, उनको इंसेंटिव्स देना, उनको रिटेन करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कॉन्ट्रैक्टर्स को करना पड़ता है और सीखना पड़ेगा अगर वो मैकेनाइज करके उनको प्रोडक्टिविटी वगैरह बढ़ाना चाहते हैं। आप अच्छे ऑपरेटर और किसी भी नॉर्मल उसको एक लेवल पे नहीं रख सकते। ये मार्केट डायनेमिक्स नहीं अलाउ करेंगी आपको करने के लिए। ये वाला विषय। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को, जितने भी एप्लीकेशन एक्सपर्ट्स हैं जो नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना चाहते हैं, उनको बहुत इंसाइट्स मिले होंगे। एंड जो जिन्होंने अपने आप को मैकेनाइज किया है, तो उनके क्या एक्सपीरियंस है, आई वुड लाइक देम टू शेयर द एक्सपीरियंसेस इन द कमेंट्स विद द अदर व्यूअर्स एज वेल। एंड थैंक यू सो मच अनुराग भाई इस एपिसोड पे आने के लिए एंड अपनी एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए। थैंक यू नीलेश भाई, वेलकम टू इमेजिन इंफ्रा पॉडकास्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप ये वाटरप्रूफर्स एसोसिएशन के बहुत टाइम से पार्ट है, राइट? राइट। सो थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे नीलेश भाई, आप क्या करते हैं? My name is Nilesh Keshwani and I am the director of in waterproofing company. So basically I am a structure engineer, BTech civil and master in structure. So मैंने 2 साल पहले प्रैक्टिस किया है कुटुंबले कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड में। वहाँ में हमने अडानी के लिए, आदित्य बिरला के लिए स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करे। देन एक्चुअली मेरे फादर ने वाटरप्रूफिंग कंपनी ये जो है 30 साल पहले स्टार्ट की थी। तो देन आई डिसाइडेड कि मुझे इधर कोई टेक्निकल पर्सन है नहीं वाटरप्रूफिंग इंडस्ट्री में। सो आई डिसाइडेड कि मुझे इधर जाना चाहिए। सो देन आई जॉइंड एंड 7 साल से मैं फिर वाटरप्रूफिंग में ही वर्किंग कर रहा हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो नीलेश भाई, जैसे ये कॉन्फ्रेंस में आप आए हो, तो कॉन्फ्रेंस में आपके आने का क्या मोटिव था, क्या सोच के आप आए हो और कहाँ से आए हो, आप ये भी थोड़ा सा व्यूअर्स को बताइए। सर मैं इंदौर से आया हूँ एंड मेरा आने का रीज़न ये था, एक तो नेटवर्किंग, दूसरा काफ़ी कुछ न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, सीखने को मिलता है। यहाँ पे एक्सपर्ट्स है तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, नए टेक्नोलॉजी के बारे में, नए मशीनरीज के बारे में। सो बेसिकली काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म मैं मानता हूँ वाई को, जिसके थ्रू हम लोग ग्रो कर रहे हैं, जिसके साथ हम लोग ग्रो कर रहे हैं। वाटरप्रूफर्स एसोसिएशन की कोई एक अच्छी चीज़ जो आपको लगती हो, वो क्या है? सपोर्ट, दे आर सपोर्टिंग ईच अदर। सो काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, लर्निंग काफ़ी है, बहुत लर्निंग है। मतलब आप जितना चाहते हो सीखना, उससे ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। जितना आप सोचते हो कि हमको लर्न करना, उससे ज़्यादा आपको देखने को, सीखने को मिलेगा जी। ऑल कलीग आर वेरी सपोर्टिव। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आप भी एक कोर पार्ट हो एसोसिएशन का, यू आर वन ऑफ द एक्टिव मेंबर्स, सो दैट इज वेरी अप्रिशिएबल। एंड अगर सबका सपोर्ट रहेगा तो आई एम श्योर ये एसोसिएशन भी ग्रो करेगी।
और ये जो इवेंट आज कर रहा है, यहाँ पे कोई टेक अवे अगर मैं बोलूँ, आप सुबह से यहाँ तक यहाँ पर हो, तो कोई एक चीज़ जो आपको अच्छी लगी हो या कोई नई चीज़ आपने देखी हो, नई चीज़ सीखी हो आज, कोई एक आध चीज़? जितने भी एक्सपर्ट्स यहाँ पर लेक्चर डिलीवर करने को आ रहे हैं या जो भी प्रेजेंटेशन यहाँ पर अरेंज करें हैं, उसमें काफ़ी कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर स्टॉल्स भी अरेंज किए हैं, तो प्रैक्टिकली भी हम लोग उस चीज़ को फील कर रहे हैं कि हम प्रैक्टिकली भी करके देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पाइप कॉलर है जो आई सॉ फर्स्ट टाइम, सो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ प्रैक्टिकली भी देखने को मिल रही है और सीखने को मिल रही है। वेरी नाइस नीलेश जी, आई होप आप एंजॉय करो इस इवेंट को। yes, और दोनों दिन आपके पास कुछ टेक अवे हो, क्योंकि आप स्पेशली इंदौर से यहाँ पर आए हो, दैट्स अ लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड कमिटमेंट एसोसिएशन के लिए भी और सीखने के लिए भी इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। एब्सोल्युटली राइट। सो आई एम वेरी हैप्पी आपसे थैंक यू मिलके सो मच और सर फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।